तो हेलो व्हाट्सअप जैसे कैसे हो आप लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल की प्रथम क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, सबसे पहले सामान्य परिचय में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए उल्लेख कुछ प्रमुख नाम है, जिसमें है ब्रह्मरथ, ब्रह्मदेव या मरुकांतार, धानवन या विंसन। और तीसरा है राजपूताना और चौथा है राजस्थान। ये चार नाम है। और इसके बाद हम पहला पढ़ते हैं कि ब्रह्मवर्ष। देखो, जो ब्रह्मावर्त का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है कि वह भूभाग जहाँ स्वयं ईश्वर देवता निवास करते हैं। देखिए कि वैदिक साहित्य में सिंधु व प्राचीन सरस्वती नदी के मध्य स्थित भूभाग को ब्रह्मवर्त या ब्रह्मदेश कहा जाता है। ठीक है। तो ब्रह्मवर्त का जो शाब्दिक अर्थ तो आपको पता ही है कि इसका मतलब होता है कि ईश्वर या देवता। ठीक है। और इसका जो ब्रह्मवर्त का जो सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है कि वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक साहित्य में जो सिंधु व प्राचीन सरस्वती नदी के मध्य स्थित जो भूभाग है ना, वो ब्रह्मवर्त या ब्रह्मदेश कहलाता है। और इसके अंतर्गत वर्तमान राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़, जो हनुमानगढ़ जो जिले है, हनुमानगढ़ जिले के वो भूभाग शामिल थे, जो वर्तमान गगन नदी के मार्ग मतलब पेटे उत्तर मार्ग उत्तर में स्थित है। ठीक है। इसका ये पेटे का मतलब होता है कि मार्ग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि इसके अंतर्गत अंतर्गत वर्तमान राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के वे भूभाग शामिल है, जो वर्तमान गगन नदी के मार्ग के उत्तर में स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है मरुकांतार। मरुकांतार क्या होता है? तो मरुकांतार का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि वह भूभाग जहाँ बालुका स्तूपों की लंबी लंबी कतारें यहाँ श्रेणियां पाई जाती है। ये बालुका स्तूपों की जो लंबी लंबी कतारें और श्रेणियां हैं, वो मरुकांतार होती है। ठीक है, वो मरुकांतार कहलाती है। और महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग को मरुकांतार नाम से संबोधित किया। देखिए, मरुकांतार का जो सबसे पहले प्रयोग है कहाँ पे मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है? वाल्मीकि द्वारा रचित जो वाल्मीकि ने अपने जो ग्रंथ है रामायण, उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग को मरुकांतार से संबोधित किया है। और मरुस्थलीय भूभाग को वैदिक साहित्य में धानवन या ब्राह्मण ग्रंथों में विंसन कहा है। ठीक है। ये चीज भी देखने को मिलती है कि जो मरुस्थलीय जो भूभाग है, उसे वैदिक साहित्य में तो धानवन कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में विंसन कहते हैं। अब है हमारा तीसरा नाम राजपूताना। राजपूताना क्या होता है? देखो, इसके जो राजपूताना को शाब्दिक अर्थ क्या है? राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र। जो राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र होता है उसे कहते हैं राजपूताना। राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम का जो प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में। कैसे किया था? मौखिक रूप से या लिखित रूप से? मौखिक रूप से किया था। मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस जो मूल रूप से आयरलैंड के थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज थॉमस। और ये दौलत राव सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर के अंग्रेज सैनिक कमांडर थे। किसके काल में? राव सिंधिया के शासनकाल में जो जॉर्ज थॉमस थे, वो ग्वालियर के अंग्रेज सैनिक कमांडर थे। वो जो थॉमस है, जो थॉमस के साहित्य जैसे दो जो जो थॉमस के साहित्य जो दोस्त है विलियम फ्रैंकलिन। देखो, जो थॉमस का जो दोस्त है कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। जो साहित्य दोस्त है वो कौन है? विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी। किसकी जीवनी लिखी? जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी, जिस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये जो पुस्तक है ये 1805 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक में पहली बार राजपूताना नाम का उल्लेखित अ, जो लिखित उल्लेख मिलता है, जो लिखित उल्लेख है वो राजपूताना नाम का कौन सी पुस्तक में मिलता है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है। जॉर्ज थॉमस की जीवनी किसमें है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये किसने लिखा था? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी। ठीक है, ये भी लिखनी है। और इस पुस्तक में पहली बार राजपूताना नाम का लिखित उल्लेख मिलता है। और अर्थात राजपूताना नाम के पहले लिखित
प्रयोगकर्ता कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन जो है राजपूताना नाम का जो पहले लिखित प्रयोगकर्ता वो कौन है? विलियम फ्रैंकलिन जो है वो है। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन राजपूताना नाम का पहला लिखित प्रयोगकर्ता है। और वर्तमान सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में जन्मे प्रसिद्ध राजस्थानी इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन राजपूताने का इतिहास, कौन सी पुस्तक? प्राचीन राजपूताने का इतिहास में राजपूताना नाम का पहला प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस को ही माना है। इसके बाद में आता है अपना आज्ञा की यह पुस्तक है। सो ये आझा है। आझा की यह पुस्तक वास्तव में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनालॉस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद है। किसका अनुवाद है? द एनालॉस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद कौन सी पुस्तक है? आग, जो ओझा है, ओझा की पुस्तक है, ये ओझा है। ठीक है, ओके। इसके बाद में आता है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान के वर्तमान भूभाग को राजपूताना नाम से संबोधित किया जाता है। कि ब्रिटिश काल में राजस्थान के वर्तमान भूभाग को किस नाम से पुकारा जाता है? राजपूताना नाम से पुकारा जाता है या राजपूताना नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा राजस्थान नाम। जो राजस्थान नाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राजाओं का स्थान। क्या नाम है? क्या अर्थ है इसका? राजाओं का स्थान है। और राजस्थान नाम का प्राचीनतम स्पष्ट जो उल्लेख है वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कौन सी शिलालेख में मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में क्या मिलता है? राजस्थान का प्राचीनतम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। और ये शिलालेख सिरोही के खीमल का श्रीमल माता मंदिर से प्राप्त है। ये शिलालेख जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ? ये सिरोही के खीमल या श्रीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ। और ये शिलालेख विक्रम संवत 682 यानी 625 ईस्वी में उत्कीर्ण है। ठीक है, और ये जो संस्कृत भाषा में लिखित इस शिलालेख में राजस्थान नाम का उल्लेख राजस्थानी या आदित्य के रूप में किया जाता है। संस्कृत भाषा में लिखित इस शिलालेख में राजस्थान नाम का उल्लेख राजस्थानी आदित्य के रूप में किया जाता है और जिसका अर्थ होता है राजा का निवास स्थान। इस शिलालेख के अलावा मोहन और नैणसी द्वारा रचित नैणसी विख्यात व कवि वीर बाण द्वारा रचित राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। लेकिन उपरोक्त सभी राजस्थान नाम का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र के संबोधन में किया जाता है। लेकिन जितने भी राजस्थान का नाम का जो प्रयोग कर रहे हैं वो उनका प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं? एक छोटे से सीमित क्षेत्र के अंदर ही अंतर्गति कर रहे हैं। ये इसे राजस्थान कहते हैं, ये इसे राजपूताना कहते हैं, वो केवल सीमित क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। और वर्तमान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान नाम का जो प्रयोग है वो है कर्नल जेम्स टोड ने किया है। और कर्नल जेम्स टोड जो है मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे कर्नल जेम्स टोड? ये थे स्कॉटलैंड के निवासी थे। और भारत आगमन इनका जो कर्नल टोड का जो भारत आगमन कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। किस रूप में हुआ था? सिपाही के पद पर नियुक्त होकर, मतलब सिपाही के रूप में भारत में आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1798 जब कर्नल टोड भारत में आए तब वो सिपाही के रूप में कार्य करते थे। और वो कब आए थे? 1798 ईस्वी में आए थे। फिर उसके बाद पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान आगमन, मतलब पॉलिटिकल जो एजेंट है वो बनकर राजस्थान में आगमन किया 1818 ईस्वी में। कहाँ किया? मेवाड़ रियासत में किया। और कर्नल टोड ने ही मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अंग्रेजों से सहायता संधि हेतु राजी या तैयार किया। देखो आप समझ रहे हो कि यार ये कर्नल टोड जो है मेवाड़ के महाराणा से जो मेवाड़ का जो महाराणा है भीम सिंह उनसे संधि क्यों करेगा? इसका मतलब ये है कि जब राजपूताना जो था उस टाइम पे तब उनको मराठा जो लोग हैं वो परेशान किया करते थे। इसलिए जो सभी जो जो राजपूत जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से संधि की कि हमें सुरक्षा प्रदान करे इनसे ताकि हम सुरक्षित रहे और इनका जो कुछ परसेंट जो हिस्सा है कमाई का वो हम आपको दे दिया करेंगे। लेकिन भीम सिंह ऐसा नहीं थे। भीम सिंह ने क्या कहा? नहीं,
उनकी इतनी औकात ही नहीं कि हमसे ऐसा कुछ करे, मतलब कुछ ऐसा कर लिया करते थे वो। और इसके बाद में क्या है कि अब भीम सिंह ने मना कर दिया अंग्रेजों से संधि करने से, तो अब अंग्रेजों ने कहा कि अब अंग्रेजों से तो मान नहीं रहे थे, तब कर्नल टोड वहां पे गए मेवाड़ में और भीम सिंह से बात की और उनसे अपना दोस्त बना बना के बहला फुसला के उनसे संधि करवा दी। अब महाराणा भीम सिंह ने कर्नल टोड को अब अलब्रुज नामक घोड़ा भेंट किया। देखो, जब कर्नल टोड और महाराणा भीम सिंह दोनों दोस्त बन गए ही थे, तो महाराणा भीम सिंह का तो एक होता ही है कि हम कुछ उनको कुछ गिफ्ट दे, तो उन्होंने अलब्रुज नामक एक घोड़ा भेंट किया। और ये जो कर्नल टोड है 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक मेवाड़, बूंदी आदि रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट रहे। कहाँ कहाँ पर रहे? मेवाड़ और बूंदी आदि रियासतों में रहे। ठीक है, 1818 से 1822 तक मेवाड़ और बूंदी आदि रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट रहे। और इसके बाद में आता है कि 1822 में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्याग पत्र देकर इंग्लैंड लौट गए। अब उन्होंने भ्रमण तो किया, लेकिन 1822 में वो चले गए। कहाँ पे चले गए? इंग्लैंड चले गए स्वास्थ्य कारणों से। और कर्नल टोड की जो प्रथम राजस्थान की यात्रा है 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जो तात्कालिक मेवाड़ रियासत है, वहां रखा थी। और टोड के भारतीय जो गुरु है, टोड के भारतीय गुरु कौन है? यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र कहाँ के थे? मांडलगढ़ के थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यति ज्ञान चंद्र से प्रभावित होकर ही कर्नल टोड ने राजस्थान के इतिहास में रुचि ली। किससे प्रभावित होकर राजस्थान के इतिहास में रुचि ली? यति ज्ञान चंद्र से प्रभावित होकर कर्नल टोड ने राजस्थान के इतिहास में रुचि ली। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कर्नल टोड के जो गुरु है, भारतीय गुरु कौन है? यति ज्ञान चंद्र। और इनसे ही वो प्रभावित हुए थे और वो ऐसे जानना चाहते थे कि अब मुझे राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहिए। और कर्नल टोड ने राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित करने हेतु घोड़े के माध्यम से, कौन सा घोड़ा था वो? क्या आपको पता है कौन सा घोड़ा है? उस घोड़े का नाम है अलब्रुज घोड़ा, जो महाराणा भीम सिंह ने दिया था। जो अब यहाँ पे लिखा है कि एकत्र हेतु घोड़े के माध्यम से राज्य भर, मतलब बाड़मेर को छोड़कर भ्रमण किया। अब ये समझो बाड़मेर को छोड़कर कैसे? जब कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास की जानकारी जुटा रहे थे, तब वह लास्ट बार जब बाड़मेर जा रहे थे, तब उस टाइम पे क्या हुआ? लू चलती है, गर्मी होती है वहां पे। कुल मिला के रेतीली रेतीली जो हवाएं चलती है, उसके कारण वो कर्नल टोड है वो बीमार हो गए, इसलिए वो बाड़मेर नहीं जा पाए। और उन्होंने लगभग सभी राज्य में करीब करीब भ्रमण कर लिया था कर्नल टोड ने, लेकिन वो बाड़मेर नहीं जा पाए। कर्नल टोड ने ग्रामीण समुदाय में घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ग्रामीण समुदाय में घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुए, ये भी मैं बताता हूँ। कि एक चीज यहाँ पढ़ लो कि कर्नल टोड ने निम्न स्रोतों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित की। पहला काम क्या है? पहला स्रोत क्या है? पहला है शिलालेख, दूसरा है चारण साहित्य और तीसरा है स्थानीय लोगों की वार्तालाप। अब एक बताओ, एक चीज बताओ, जब कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे थे, तब वो घोड़े में घूम रहे थे। अब घोड़े में घूम रहे तो ऐसा तो है नहीं कि जो अ, प्रतिदिन मतलब वो सेविंग कर पाए, मतलब दाढ़ी उनकी बड़ी बड़ी हो गई थी। ऐसे राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाते जुटाते तो उनकी दाढ़ी बड़ी हो गई। तो दाढ़ी बड़ी हो गई तो जो लोग, ग्रामीण जो लोग हैं, वो उनसे बात, वो ग्रामीण लोगों से जब वो बात करेगा, तो उनको तो ऐसे लगेगा ना कि यार ये तो बाबा जी है, घोड़े वाले बाबा जी, क्योंकि वो घोड़े पर बैठ के सवारी किया करते थे। और एक चीज है कि उन्होंने जो पहला काम किया था शिलालेख से किया था। शिलालेख जो है राजस्थान में जो लगे जो शिलालेख है, उनसे एक ये चीज का पता लगाया था कि राजस्थान का इतिहास कैसा है। तो सबसे पहला कौन सा स्रोत है? शिलालेख से पता लगाया राजस्थान के इतिहास के बारे में। फिर है चारण साहित्य। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि राजस्थान के इतिहास केवल यही लिख रहे थे, टोड ही लिख रहे थे, नहीं। राजस्थान की इस तरह जो इतिहास के बारे में सबसे पहले चारण साहित्य भी है। चारण लोग भी राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा करते थे। जैसे कवि लोग हैं जो राजाओं के दरबार में रहा करते थे, उनकी रचनाओं को पढ़कर उन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। अब चारण साहित्य में क्या है कि अब राजाओं के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही लिखा हुआ था, तो एक तरीके से देवता के समान थे वो। उनसे चारण साहित्य में तो ऐसा लगे राजा की बुराई कौन ही करेगा।
तो उन्होंने स्थानीय लोगों का प्रयोग किया। अब स्थानीय लोगों का प्रयोग किया और उनसे बातें की कि वो राजा कैसे थे, तब जाके उनको उसे थोड़ा बहुत इसका जो राजस्थान का जो इतिहास है उनके बारे में वो पता लगा पाए। और इसी तरह इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर टोड की समग्र राजस्थान के इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी, द एनालॉस द एनान्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक है, कौन सी प्रथम पुस्तक लिखी उन्होंने? द एनान्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के लेखन के कारण कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। और ये जो पुस्तक है ये 1829 को लंदन से प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक का जो दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो ये चीज समझ में आया नहीं हो, ये लंदन से प्रकाशित की हुई। देखो लंदन से प्रकाशित इसलिए हुई क्योंकि वो लंदन चले गए थे बीमार होने के कारण। अब वो राजा वापस राजस्थान नहीं आए तो उन्होंने लंदन से ही प्रकाशित कर दी। इसके बाद में ये जो पुस्तक है वो दो भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग कब आया? 1829 में, और दूसरा भाग आया था 1832 में। और इस पुस्तक के प्रकाशक सर विलियम क्रुक थे। और ये पुस्तक यति ज्ञान चंद्र को समर्पित की गई थी। और इस पुस्तक में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए निम्न नामों का प्रयोग किया गया है। पहला नाम क्या आता है उसके अंदर? रायथान, रायथान। और दूसरा है रजवाड़ा, और तीसरा राजस्थान। रायथान और रजवाड़ा जो है वो चारण साहित्य में मिलता है, ये ना चारण साहित्य में मिलता है। और राजस्थान व रजवाड़ा रायथान व रजवाड़ा नामक प्राचीनतम उल्लेख चारण साहित्य में मिलता है। और कर्नल टोड की मृत्यु जो हुई थी 1835 में हुई थी। इसकी जो पत्नी थी, कर्नल टोड की जो पत्नी है उसका नाम है क्लट रबक जूलिया। क्या था? कल्ट रबक जूलिया था इसकी पत्नी का नाम। और जूलिया ने टोड की मृत्यु के बाद टोड की दूसरी पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। देखो ये जूलिया ने ये वाली पुस्तक क्यों प्रकाशन क्यों किया? जब वो अपना मतलब याद करती है अपने पति को, तो उनके सामान को टटोलती करती है कि अपने पति की क्या क्या चीजें हैं उनको याद करती है। तो उनको एक डायरी मिली, उस डायरी पे जो राजस्थान में जो वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वो डायरी लिखी थी। तो उन्होंने जूलिया ने सोचा कि इस डायरी का तो एक किताब लिखी जानी चाहिए। तो उसने उसके कारण उस डायरी के कारण मतलब उस डायरी को देख मद्दे नजर रखते हुए द ट्रेवलर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया ये नाम की पुस्तक प्रकाशित करवा दी। ठीक है। और ये जो पुस्तक है क्लर्क टोड की यात्रा डायरी पर आधारित है। जब वो यात्रा कर रहे थे उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि ये यात्रा यहाँ पे है, ये से है। तो इस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। और ये पुस्तक विलियम हंटर्स को समर्पित की गई है। इसके बाद में आता है कि जो राजस्थान के पश्चात सर्वप्रथम राजस्थान नाम का जो प्रयोग है 25 मार्च 1950 को एकीकरण के दूसरे चरण में गठित राजस्थान संघ नामक इकाई के साथ में है। और राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950। क्योंकि राजस्थान को जो विधिवत मान्यता इसकी 26 जनवरी 1950 को इसलिए मिली क्योंकि एक विधिवत मान्यता का मतलब क्या होता है कि कानून, कि एक कानून बन जाना कि इसका जो नाम है राजस्थान ही पड़ेगा। तो कब पड़ी ये चीज? 1950 में। 1950 में जब जो संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे एक कानून ही बन गया क्योंकि राजस्थान का जो नाम है इसमें लिखा था कि इस भूभाग को राजस्थान कहते हैं। तो इस तरह 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को जो विधिवत मान्यता है वो 26 जनवरी 1950 में मिली। तो ये है हम आज के हमारे नोट्स। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। सो यदि आपको ये नोट्स पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट सेकंड पार्ट में। हमारा भूगोल का प्रथम ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। इतना याद कर लो, इतना खूब है। Thank you for watching video and bye.